हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आईएमपी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं आईएमपी प्रश्न है, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है ना। ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये आप देख सकते हैं तीसरा भाग है ना। इससे पहले मैं 2 भाग डाल चुका हूँ आईएमपी प्रश्नों के, मोस्ट आईएमपी प्रश्नों के। तो इसमें मैं तीसरा भाग मैंने आज लिया हुआ है जी। तो इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए प्रश्न, आयात शुल्क से क्या आशय है या आयात शुल्क किसे कहते हैं, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों या वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। यानी किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों या वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाले शुल्क को क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। बहुत आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी या मित्र राष्ट्र कौन थे, है ना। सहयोगी राष्ट्र या मित्र राष्ट्र एक ही बात है, तो कौन थे, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का समय कब से कब तक है, 1914 से 1918 तक, है ना। अब इसमें देखिए सहयोगी राष्ट्र या इनको कह सकते हैं हम मित्र राष्ट्र, कौन कौन से देश थे इनमें, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। तो एक तरफ थे मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। आप देख सकते हैं इसके बाद में ध्रुवीय शक्तियाँ या इसको कहते हैं हम केंद्रीय शक्तियाँ। इसके में कौन कौन से देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की, ठीक है। तो एक तरफ ध्रुवीय शक्तियाँ थीं और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियों के नाम बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 तक, है ना। तो मित्र राष्ट्र यानी सहयोगी राष्ट्र कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ को अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, रूस है ना। और ध्रुवीय शक्तियों कौन कौन से थे, उनमें ध्रुवीय शक्तियों के तरफ देश नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, है ना। तो इसमें देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें कुछ एक नोट लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे नोट, प्रारंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। यानी प्रारंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, ब्रिटेन और फ्रांस देश ने, है ना। 1917 में आप देखेंगे 1917 में अमेरिका शामिल हो गया इसमें मित्र राष्ट्रों में या सहयोगी राष्ट्रों में, और 1941 में सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अमेरिका मित्र राष्ट्रों में कब शामिल हुआ था। तो 1917 में शामिल हुआ था, और सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, तो ये कब शामिल हुआ था मित्र राष्ट्रों में, 1941 में। तो आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुत आईएमपी प्रश्न है, काल लॉ क्या है जी। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें देखिए काल लॉ क्या है, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, है ना। इसे ही काल लॉ कहा जाता था, है ना। ब्रिटेन, बड़े भूस्वामी क्या होते हैं, जिनके पास ज़्यादा जमीनें थी। बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर कौन सी सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने कई के आयात पर मक्का के, इसको मकई भी कहते हैं, मक्का के आयात पर पाबंदी लगाती। पाबंदी माने क्या होता है, रोक। इसे ही काल लॉ कहा जाता था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, वीटो या इसको बोलते हैं निषेधाधिकार का क्या अर्थ है ना। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उत्तर, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति माने क्या होता है, मना करना, किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वीटो पावर यानी कि इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देगी हायर परचेज एक व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे। काय पर खरीदते थे? हायर परचेज एक व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमतें या तो साप्ताहिक, सप्ताह में या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। तो इसमें देखिए हायर परचेज एक क्या थी? व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था? खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमतें या तो साप्ताहिक यानी 7 दिन में या फिर मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है क्वेश्चन है, इसमें सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है ना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ना। विभिन्न देशों के बीच परस्पर क्या संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्मिथ फील्ड क्लब क्या था? तो इसका आंसर देखिए द स्मिथ फील्ड क्लब लंदन का पुराना पशु बाजार था। क्या था ये? पशु बाजार था। क्या नाम था इसका? द स्मिथ फील्ड क्लब लंदन का पुराना पशु बाजार था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, रेशम मार्ग है ना। ये भी आपकी आईएमपी क्वेश्चनों में सम्मिलित है। ये वाला क्वेश्चन कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। रेशम मार्ग इसको बोलते हैं सिल्क रूट, यानी रेशम मार्ग या सिल्क रूट एक ही बात है। किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? या सिल्क रूट किसे कहते हैं, रेशम मार्ग किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार होता था। काय का व्यापार होता था? इसके मुख्य रूप से रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था है ना। ये मार्ग एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते थे। ये मार्ग किन किन महाद्वीपों को जोड़ते थे? एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये 3 उसको एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप को जोड़ते थे है ना। ये मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुके थे है ना। ईसा पूर्व में ही ये क्या मार्ग थे? अस्तित्व में आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। यानी कि ये ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुके थे और लगभग आप देख सकते हैं 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में थे। इसी मार्ग से चीनी पोटरी जाती थी और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। इसी मार्ग से क्या होता है? चीनी जो पोटरी जाती थी, रेशम के जो वस्त्र इसमें जाते थे, मुख्य रूप से पोटरी जाती थी। कहाँ जाती थी? ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते थे है ना। और वापसी में आप देख सकते हैं यूरोप अफ्रीका से क्या आ जाती थी? वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या क्या देखना है आपको? रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। ये मार्ग एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते थे। ये क्या है? महाद्वीप के नाम है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ते थे। ये मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी मार्ग से चीनी पोटरी जाती थी और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्लाई शटल का क्या अर्थ है ना। प्लाई शटल देखिए उत्तर इसका, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। ठीक है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ये प्लाई शटल क्या है? यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक क्या है? यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपका, गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। तो गुमास्ता क्या करते थे, क्या कार्य थे इनके? गुमास्ता के 2 कार्य, पहला है बुनकरों पर निगरानी रखना। पहला कार्य है इनका बुनकरों, जो बुनकर थे उन पर क्या करते थे? निगरानी रखते थे।
दूसरा इनका माल इकट्ठा करना, दूसरी काम क्या था इनका, माल को जो बुनकर माल बुनते थे उनको माल को इकट्ठा करते थे। और तीसरा है कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। ये गुमास्ता के 3 कार्य मुख्य थे, यानी बुनकरों पर निगरानी रखना, यानी बुनकर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पहला कार्य क्या था इनका, बुनकरों पर निगरानी रखना, है ना। दूसरा कार्य क्या था, माल को इकट्ठा करना। और तीसरा कार्य है कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना, यानी कपड़ा ये ठीक से इसकी क्वालिटी कैसी है, उनकी गुणवत्ता की जांच करते थे, है ना। तो गुमास्ता के कार्य भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका ईटी पॉल, है ना। ईटी पॉल कौन था, है ना। तो इसका आंसर देखिए, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, है ना। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर, जिल्द माने क्या होता है, जिसके कवर पेज पर, है ना, ऊपर वाले पेज पर, नई सदी का उदय, इसको कहते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी। नई सदी का उदय का मतलब हिंदी में अर्थ है इसका, और इंग्लिश में कहेंगे इसको डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र छपा था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ईटी पॉल कौन था, ईटी पॉल कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर, जिल्द माने ऊपर का जो कवर पेज होता है उस पर नई सदी का उदय, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र छपा था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जॉबर कौन थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, जॉबर इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। यानी जॉबर को क्या कहते थे, अलग अलग स्थानों पर इसको या तो सरदार कहते थे या मिस्त्री के नाम से इनको बुलाया जाता था। तो जॉबर, इनको अलग अलग इलाकों में इनके अलग अलग नाम थे, है ना। अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। जॉबर बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका जमशेदजी जीजी भोई कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, जमशेदजी जीजी भोई एक पारसी बुनकर के बेटे थे। यानी कि इनके जो जमशेदजी जीजी भोई थे वो एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था, यानी उनके पास बहुत सारी जहाज़ें थीं। उन्होंने चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था, यानी उन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था और जहाजरानी का काम किया था। अगला क्वेश्चन है सेठ हुकुमचंद कौन थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी व्यवसायी थे, है ना। सेठ हुकुमचंद कौन थे, मारवाड़ी व्यवसायी थे। उन्होंने 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाई, यानी उन्होंने 1917 में, आप देख सकते हैं, कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाई। उन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था और इन्होंने भी चीन के साथ व्यापार किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, है ना। तो सबसे पहले ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले किस देश में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक माने उद्योग स्थापित हुए थे ना। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, उद्योग स्थापित हुए थे। तो उत्तर देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहले, आप देख सकते हैं इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में, है ना, 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ है। यानी कि सबसे पहले आप देखेंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, सबसे पहले इंग्लैंड में। सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, है ना, कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के अंत में आखिर में हुआ था। तो ये थे आईएमपी प्रश्न। मुझे आशा है ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के को आप ध्यान से देखना है, 1-2 बार इसको देख लेना है। और आपको ऐसे लग रहे हैं कुछ प्रश्नों को आप लिख भी सकते हैं, अपनी पेन और कॉपी अपने साथ में वीडियो देखते समय रखना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। और मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर और भी सामाजिक विज्ञान से संबंधित बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर जाके मेरे चैनल पर आप अन्य वीडियो को भी सामाजिक विज्ञान की देख सकते हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।